एग्जामिनेशन बिल्कुल, एग्जामिनेशन इज नॉकिंग द डोर, एग्जामिनेशन दरवाज़ा खटखटा रहा है और आपको अलर्ट हो जाना है कि अभी आपकी परीक्षाएं बिल्कुल तेज गति से चलेंगी। अभी प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड के बाद बोर्ड होगा, तो परीक्षाओं को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अच्छी तैयारी करें, बढ़िया से पढ़ें। अभी भी कुछ बच्चे हम देने का मतलब ये है कि यह समय जो है बिल्कुल अध्ययन करने का है, तो सभी लोग कंसंट्रेट हो जाएं। जहाँ जिसको डाउट होगा आप खड़ा होकर पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, जहाँ डाउट है खड़े हो जाइए, पूछ लीजिए, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम लोग, ये टाइम आपके लिए है, हमारे लिए है। हम बोलते हैं आप सुने, आप बोलेंगे हम सुनेंगे, और डिस्कशन होगा टॉपिक का, और हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए समय बहुत कम है यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ तो चुके हैं, पढ़ा दिया गया, डिस्कस कर लिया गया है, लेकिन एक बार रिवीजन करेंगे। तो आज रिवीजन किसका होगा? आज रिवीजन होगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। क्यों ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन की क्यों जरूरत है? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। आप जानते हैं जैसे आपको घर से यहाँ आना होता है तो कोई न कोई ट्रांसपोर्ट का साधन आप लेते हैं, चाहे मोटरसाइकिल है, बाइकिल है, गाड़ी है, कुछ भी। वैसे ही हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, अभी डाइजेशन वाले चैप्टर में आपने देखा कि हम लोगों ने भोजन किया, उसका पाचन हुआ, प्रोटीन एमाइनो एसिड में बदला, स्टार्च ग्लूकोज में बदला, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदला, विटामिन मिनरल्स पड़े हुए हैं भोजन में, वो सब एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आए और शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टिश्यू as well as collection of carbon dioxide from different part of body tissue and removal outside the body, as well as transport of nitrogenous waste like urea from liver to kidney। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स भी हमारे ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होगा। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड के माध्यम से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर की कुछ मात्रा, वो सबको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ साथ हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके साथ साथ लंग्स में से ऑक्सीजन जो आती है ब्लड में उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, और विभिन्न हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करके लंग्स में लाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है ना। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अब हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? हमारा बॉडी इतना बड़ा है, मल्टी सेलुलर है, तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पंपिंग ऑर्गन बना हुआ है, हार्ट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। जो सिंपल एनिमल है उसमें 2 चेम्बर, जैसे फिश में 2 चेम्बर है, फ्रॉग में 3 चेम्बर है, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर है। जितने रेप्टाइल है उनमें भी 3 चेम्बर है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर है। उसके बाद बर्ड्स में 4 चेम्बर है, और हम लोगों में भी 4 चेम्बर है। तो इसको हम लोग बहुत तेजी से हम लोग रिवाइज करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कुछ हमने बातें करी वो यही है। ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का विशेष रोल है। ब्लड क्या है? क्लास 9 में पढ़ा है आपने। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिख लीजिएगा, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है बच्चों? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन कौन रहेगा? हमारा हार्ट है, हार्ट है, हमारी ब्लड वेसिल्स है, हमारी ब्लड वेसिल्स है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। इसके अलावा हमारा यहाँ पे ब्लड हो गया, ब्लड, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक और चलता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और एक होता है क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्या क्या आएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसिल्स, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसिल्स आएंगे।
अब यहाँ पे ब्लड में क्या है, ब्लड है क्या, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा। बताया गया है आपको, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा। अब आपको एग्जाम में पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड, तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, it contain RBC, WBC, platelets and blood plasma. It flow through the blood vessels. इतना ही आपको लिखना है, लिख लेंगे सब लोग, क्लियर हो रहा है सबको। अच्छा, अब इसमें जो ब्लड प्लाज्मा है, यह जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड में, पूरे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा ये लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और यह पूरे ब्लड का 55% पार्ट है। पूरे ब्लड का कितना पार्ट है ब्लड प्लाज्मा, 55%। इसका मतलब अगर 100 में से 50 परसेंटेज का मतलब 100 में से 55% अगर ब्लड प्लाज्मा है तो 45% बचा, 45% बचा। 45% में कौन होगा, ब्लड सेल्स। 45% में कौन होगा, ब्लड सेल्स। कितना परसेंट हो जाएगा बेटा, 45%। 55% ब्लड प्लाज्मा है तो 45% में ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में कौन कौन है जरा बताइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्लास 9 में ही आपको बताया गया है कि आरबीसी है, यह ब्लड में ऑक्सीजन को ढोने का काम करती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये रेड कलर की होती है, इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है ना। और इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन। आज हमारे बोन मैरो में कोई आरबीसी बना तो 120 दिन तक काम करेगी, 120 दिन के बाद वो काम नहीं करेगी। फिर उसको स्प्लीन में, लीवर में तोड़ दिया जाएगा, उसका आयरन निकाल लिया जाएगा और उसे फिर बोन मैरो में नई आरबीसी बनेगी। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को ब्लड सेल्स कहते हैं। आरबीसी किस कलर का है, रेड कलर का, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी किस कलर का है, व्हाइट, कलरलेस है, व्हाइटिश है, ल्यूकोप्लास्ट इसको कहते हैं। यह हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है, इम्यूनिटी को, सोल्जर ऑफ द बॉडी है। और प्लेटलेट्स छोटी छोटी डिस्क है, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स किस में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आ गया। तो आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। यह इसमें क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन, Hb। और यह इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ HbO2। अभी अभी जब मैं रिस्पिरेशन पढ़ा रहा था तो ये नाम आया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू में ले जाएगा और फिर वहां Hb और O2 में बदल जाएगा। O2 चली जाएगी कहां, सेल में। और उधर से क्या लेके आएगा, Hb प्लस CO2 किस में बदल जाएगा, HbCO2, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन भी ढोता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहां पहुंचाएगा, फेफड़े में। यह लंग से टिश्यू में पहुंचाएगा, इसको लंग से कहां पहुंचाएगा, टिश्यू में। और यहां इसको टिश्यू से कहां पहुंचाएगा, लंग्स में पहुंचाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो हीमोग्लोबिन का काम यही है, ऑक्सीजन को ढोना टिश्यू तक और CO2 को ले जाना लंग्स तक। वैसे कुछ मात्रा में CO2 तो पानी में, ब्लड प्लाज्मा के वाटर में भी डिजॉल्व होकर चली जाती है। कुछ बाइकार्बोनेट, 70% तो बाइकार्बोनेट के रूप जाती है। केवल यहाँ पे 23% ही कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। लेकिन ऑक्सीजन तो पूरा हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। तो चलिए इनका ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, छोटी छोटी डिस्क जैसी संरचना है। प्लेट माने डिस्क, लेट्स माने छोटी डिस्क। तो प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे, छोटी डिस्क कहेंगे। और आरबीसी का काम मालूम हो गया, आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी यह जो है, डब्ल्यूबीसी में कौन कौन आ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी में आ जाएंगे ग्रेन्युलोसाइट। कौन आ जाएगा, ग्रेन्युलोसाइट में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होंगे। क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे।
और ये ग्रेन्यूल्स के अंदर में जो इनका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस लोब्यूलर होता है। कैसा होता है? इसमें लोब होते हैं, बताया गया है ना, याद है कि नहीं? इसमें खूब लोब होते हैं। क्या होते हैं? लोब होते हैं। अब इसमें ग्रेन्यूल भी खूब होंगे, फटाफट बना लीजिए, बात नहीं करिए। एक ग्रेन्यूलोसाइट में ग्रेन्यूल होंगे और लोब होगा, तो जिसमें लोब ज्यादा होंगे उनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल है। यह जो है कमांडो का काम करते हैं। कमांडो का मतलब जैसे कोई पैथोजन यहाँ आएगा, कोई पैथोजन आया, फॉरेन पार्टिकल आया, ये इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे कमांडो है, कोई बदमाश चोर उचक्का मिला तो उसको क्या करता है? शूट करेगा, है कि नहीं? वैसे ही ये न्यूट्रोफिल इनको इंगल्फ कर देते हैं और हमें रोग से क्या करते हैं? बचा लेते हैं। इसीलिए तो सोल्जर कहते हैं। तो ग्रेन्यूलोसाइट में ग्रेन्यूल होते हैं और इनमें न्यूक्लियस बहुत सारे लोब होते हैं। और इसमें न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल क्या करता है बेटा? यह फाइगोसिटिक है। यह पैथोजन को क्या करता है? इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर देता है। और दूसरा है बेसोफिल। दूसरा क्या है? बेसोफिल। इसमें भी लोब होते हैं, इसमें भी लोब होते हैं न्यूक्लियस में, और इसमें भी ग्रेन्यूल होते हैं, लेकिन ये एलर्जिक रिस्पांस देता है। बेसोफिल क्या करता है? एलर्जिक रिस्पांस देता है। जैसे कोई पैथोजन आया तो एलर्जी शो करेगा, बुखार आ जाएगा, बुखार आने के साथ साथ रेडनेस हो जाएगा स्किन में, कहते हैं कि एलर्जी हो गई है। और ऐसे ही एक और है, तीसरा है इसका कैटेगरी, वह है इसमें भी लोब्स होते हैं, इसमें भी लोब्स होते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में लोब्स होते हैं और इसमें भी ग्रेन्यूल होते हैं। यह होता है एसिडोफिल। क्या होता है? एसिडोफिल। इनको एसिडोफिल और बेसोफिल क्यों कहते हैं? यह बेसिक स्ट्रेन लेता है, इसलिए बेसोफिल। फिल माने लविंग, प्रेमी, बेसिक स्ट्रेन लेता है इसलिए बेसोफिल। ये एसिडिक स्ट्रेन लेता है इसलिए एसिडोफिल। इस पे एसिड बेस स्ट्रेन का कोई उसे मतलब नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल। ठीक है ना? तो WBC में ग्रेन्युलोसाइट कितने तरह के हो गए बेटा? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है? यह आर्मी कमांडो के रूप में है। यह जो है पैथोजन को इंगल्फ करके पचा देता है। बेसोफिल, डिसोफिल, एसिडोफिल ये जो है एलर्जिक रिस्पांस देते हैं। और दूसरा इसमें है ए ग्रेन्युलोसाइट। यह ग्रेन्युलोसाइट हो गया। और दूसरा क्या है? ए ग्रेन्युलो, ए माने नहीं, ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट माने इनमें ग्रेन्यूल नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म इसमें रहेगा। और इसमें एक का न्यूक्लियस जो है किडनी की तरह होता है। कैसा होता है? किडनी शेप या बीन सीड शेप। ध्यान रखिए, यह पूछा जाएगा कि व्हिच वन WBC कंटेन किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। कौन बताइए जल्दी से, कोई बताए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने बताया? नाम बताइए, अपना नाम बताइए। अखिलेश, बहुत बढ़िया। मोनोसाइट, यह जो है न्यूक्लियस किडनी शेप्ड है, इनको कहते हैं मोनोसाइट। बहुत बढ़िया, मोनोसाइट। यह भी इनकी तरह कमांडो है। यह भी पैथोजन को इंगल्फ करके क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। फाइगोसिटिक नेचर में है। और दूसरा एक होता है इसमें, उसका न्यूक्लियस राउंडेड होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों? राउंडेड, एकदम गोला होता है। और इसको कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। यह लिम्फोसाइट है। यह पुलिस की तरह होता है। पुलिस बदमाश को पकड़ती है, थाने में ले जाती है, FIR करती है, इसके बाद जज के पास ले जाती है। अब फैसला कौन देगा? जज देगा, यही ना? तो यह पुलिस की तरह है, यह कमांडो की तरह है। दोनों, इन्होंने कोई जज को नहीं देखना है, वही जो है जजमेंट सुना देना है। लेकिन ये क्या करेगी लिम्फोसाइट? यह जो है अगर कोई पैथोजन यहाँ आया, कोई पैथोजन मान लीजिए यहाँ आ गया, तो उस पैथोजन के खिलाफ, तो यहाँ भी अगर कोई एंटीजन आ गया, अगर कोई एंटीजन आ गया, कोई एंटीजन आ गया तो क्या करेगा? ये एंटीबॉडी निकालेगा, उसके खिलाफ में एंटीबॉडी निकालेगा। काहे के लिए एंटीबॉडी निकालेगा?
एंटीबॉडी इसलिए निकालेगा कि इनको जो है खत्म कर दे। किसको? बच्चा क्यों चिल्लाएगा? कोई आए जो उसको निकालेगा एंटीबॉडी। क्या निकालेगा? एंटीबॉडी। कुछ लोगों को माउथ सूझ रहा है, आएगा एग्जाम में, ये ध्यान से सुन लीजिए। तो ये जो है यहाँ पे इसको फंसा लेता है और फंसा करके इसको खत्म कर देता है। किसको? ये एंटीबॉडी किसको खत्म करेगा? एंटीजेन को। माने जो रोगजनक है उसको कौन खत्म करेगा? एंटीबॉडी। खुद बी लिम्फोसाइट नहीं खत्म करेगा, कौन खत्म करेगा? एंटीबॉडी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो सेल है उसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कोई भी पैथोजन आएगा तो एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल कोई भी पैथोजन के संपर्क में आया तो उसको इंगल्फ करके क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है ना? तो ये रहा ब्लड सेल्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में हो गया। थोड़ी सी बात प्लेटलेट्स के बारे में कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। तो प्लेटलेट्स के बाद इसको हटाएं, चलिए फटाफट हाथ चलाते रहिए, लिखते रहिए शार्ट नोट की तरह। अब यहां पे ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेट माने डिस्क, लेट मीन्स जैसे बुक, बुक माने किताब, बुकलेट माने छोटी किताब। बुकलेट माने क्या होगा? छोटी किताब। वैसे प्लेट माने डिस्क, प्लेटलेट्स माने छोटी डिस्क। स्मॉल डिस्क लाइक सेल। प्लेटलेट्स क्या है? स्मॉल डिस्क लाइक सेल, डिस्क लाइक सेल। ये स्मॉल डिस्क लाइक सेल है और डिस्क लाइक सेल है, और ये स्मॉल डिस्क लाइक सेल ब्लड में दौड़ते रहते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? हाँ, कहां पे ब्लड क्लॉटिंग करेंगे बेटा? यस, इंजर्ड टिश्यू में। तो कॉपी में लिखिएगा, इट कॉजेज ब्लड क्लॉटिंग इन इंजर्ड टिश्यू। जहां चोट लगेगी वहां, हर जगह नहीं जमा करेंगे, उसको जमाएंगे। डिस्क लाइक सेल्स। और इनको एक नाम और देते हैं, थ्रोम्बोसिस। ब्लड क्लॉटिंग को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो उसी के आधार पर इनको प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। वेरी गुड, थ्रोम्बोसाइट। साइट माने सेल, थ्रोम्बो माने क्लॉटिंग, तो थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट किसको कहेंगे? प्लेटलेट्स को कहेंगे। और ये प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड में पाई जाती है। बनाता कौन है? ये तीनों सेल को कौन बनाता है? बोन मैरो। हमारी बड़ी बड़ी जो अस्थियां हैं उनमें बोन मैरो पाया जाता है। उसी बोन मैरो में ये तीनों सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों तरह के सेल कहां बनते हैं बेटा? बोन मैरो में। याद रखिए। अब ये प्लेटलेट्स यहाँ पे ब्लड में है, यहाँ पे ब्लड में है और ब्लड में है, लेकिन यहाँ इंजुरी हो गई, इंजर्ड टिश्यू। जब तक इंजर्ड नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, ये दौड़ते रहेंगे, वैसे ही चलते रहेंगे। अगर इंजुरी हुई तो इंजर्ड टिश्यू में क्या करेंगे? यह एक प्रकार का केमिकल निकालेंगे। उस केमिकल को क्या कहेंगे? एक प्रकार का केमिकल निकालेंगे, वो ब्लड में आ जाएगा। उस केमिकल को क्या कहेंगे? उस केमिकल को कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। वह केमिकल जो निकलेगा थ्रोम्बोसाइट, देखिए नाम से याद करिए, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। ऐसे जो केमिकल निकलेगा उसको क्या कहेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये मैकेनिज्म आप ब्लड क्लॉटिंग में बता रहा हूं। थ्रोम्बोसाइट माने प्लेटलेट्स ने क्या निकाला बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन आया ब्लड में तो हमारा लीवर जो है एक प्रकार का केमिकल बना के रखता है जिसको कहते हैं प्रोथ्राम्बिन। क्या कहते हैं? प्रोथ्राम्बिन। यह प्रोथ्राम्बिन हमारे ब्लड में होता है और प्रोथ्राम्बिन जो ब्लड में होता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल जाता है। जैसे हम पाचन की प्रक्रिया में बताए थे कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, जैसे ये सीएल मिलता है पेप्सिन एक्टिव, पेप्सिन बदल जाता है। वैसे प्रोथ्राम्बिन इनएक्टिव है, वो ब्लड में ऐसे ही दौड़ते रहेगा, लेकिन एक्टिव कब होगा? जब थ्रोम्बिन में बदलेगा। और थ्रोम्बिन में कब बदलेगा? जब थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कब आएगा? जब टिश्यू में इंजुरी होगी। ये चेन ऑफ रिएक्शन है।
कैस्केड ऑफ रिएक्शन है, एक के बाद एक होते रहेगा। बुझाई दिया कि नहीं? तो यहाँ पे प्लेट इंजर्ड टिश्यू हुआ पहले, फिर प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रम्बिन को कहाँ बदल दिया? किसमें? थ्रोम्बिन में। अब एक और केमिकल लीवर से बनके दौड़ते रहता है, उसको कहते हैं फाइब्रिनोजन। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन। अब देखिए पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, वैसे ही फाइब्रिनोजन, ये भी इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है। लेकिन एक्टिव कब होगा? जब थ्रोम्बिन बनेगा। तो अब यह एक्टिव होकर के किस में बदल गया? फाइब्रिन में। और जैसे ही फाइब्रिन में बदला, जैसे ही फाइब्रिन बदला, यहाँ पे ढेर सारे धागे धागे मकड़ी का जाल बन गया। देखते हैं ना, मकड़ी दौड़ती है, दौड़ के अपनी सलाइवा निकालती है, हवा के संपर्क में आते ही सलाइवा जाल बना लेता है। जितनी तेजी से दौड़ती है उतनी तेजी से जाल बुन लेती है। वो सलाइवा निकालती है, हवा के संपर्क में रेशे में बदल जाता है। सिलिकॉन में सलाइवा निकालता है और हवा के संपर्क में रेशे बदल। तो वैसे ही ये फाइब्रिन, जैसे फाइब्रिन बदला वो पूरा इंटरलॉकिंग कर दिया, जाल बना लिया एकदम। और जाल बना लेगा तो इसमें सारी ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी? उलझ जाएंगी, सारी उलझ जाएंगी। और जब उलझ जाएंगी तब क्या होगा? चोट के ऊपर उलझ जाएगी यहाँ, तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। यहाँ सारी की सारी उलझ गई यहीं पे, और क्या हो गया? ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या है, कैसे होता है, कौन सा सेल उसमें भाग लेता है? तो प्लेटलेट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग इन इंजर्ड टिश्यू। ये जरूर लिखिएगा, प्लेटलेट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग इन द इंजर्ड टिश्यू। As the tissue get injured, then platelets release thromboplastin. Thromboplastin convert prothrombin into thrombin, and thrombin convert fibrinogen into fibrin. Then network of the thread appears, and all the blood cells get entangled there, or it causes blood clotting. अब कोई पूछेगा कि ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन कहाँ से आते हैं? तो इसको कौन बनाता है? लीवर बनाता है, और ब्लड में छोड़ते रहता है। और यहाँ पे ये सब WBC RBC कहाँ से बनते हैं? प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनते हैं। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े? क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, ब्लड के बारे में तो हो गया, तीनों के बारे में हो गया। ब्लड प्लाज्मा लिक्विड है, वाटरी है। जैसे कि पानी में नाव तैरती है या लोग तैरते हैं, वैसे ब्लड प्लाज्मा में RBC WBC प्लेटलेट सब तैर रहे हैं। उसमें वाटर है तो वाटर में ऑक्सीजन भी घुल के जा रही है, हीमोग्लोबिन के साथ भी जा रही है। लेकिन उस वाटरी मीडियम में ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, मिनरल, हार्मोन सब जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। अब प्लाज्मा द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, कब से यही तो बोल रहा हूं मैं। और सिस्टोल डिस्टोल क्या है? सिस्टोल डिस्टोल ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट का वाल होता है, हार्ट का वाल किस मसल का बना होता है? कार्डियक मसल का बना होता है। और कार्डियक मसल का तो स्वभाव आप जानते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रिदमिकली रेगुलरली विदाउट गेटिंग रेस्ट टिल लाइफ। पूरे जीवन पर्यंत कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहेंगे, रिलैक्सेशन को डिस्टोल। सिस्टोल डिस्टोल एक हार्ट बीट, सिस्टोल डिस्टोल एक हार्ट बीट। तो एक मिनट में कितनी बार सिस्टोल डिस्टोल हुआ? 72 टाइम्स। तो एक कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे? सिस्टोल कहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर माने हार्ट वाल। कॉन्ट्रैक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट वाल इज कॉल्ड व्हाट? सिस्टोल। ये पूछा जाएगा सिस्टोल क्या है, डिस्टोल क्या है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर, हार्ट चेंबर का मतलब हार्ट वाल। हार्ट वाल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको क्या कहेंगे? सिस्टोल। एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट वाल, डिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हार्ट बीट कहेंगे। हार्ट की बीट हो रही है, हार्ट बीट रेट कितना है? नॉर्मल व्यक्ति की 72 टाइम्स पर मिनट। तो सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना, और डिस्टोल मीन्स रिलैक्स होना। जब रिलैक्स होगा तो फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से चलते रहता है। अब डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या है? एक बार राइट साइड से ब्लड पंप होके पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। और दूसरी बार लेफ्ट साइड से पंप होके सिस्टमिक आर्टरी में जाएगा तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। तब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों को क्या कहेंगे? डबल ब्लड सर्कुलेशन।
द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार हार्ट उसी अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करता है। इसीलिए दिन भर में तो बहुत बार पंप करता है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ बॉडी से बॉडी में, बॉडी से मान लीजिए यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, यहां आ गया राइट एट्रियम में, और यहां से आया तो यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व से होके यहां आया, यहां से पल्मोनरी आर्टरी से होके कहां जाएगा, लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। तो एक बार पंप हुआ पल्मोनरी आर्टरी से, हार्ट से बाहर गया लंग्स में, तो इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ पे फिर पल्मोनरी वेन से कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व से होकर के आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से सिस्टमिक आर्टरी से पंप होके तब बॉडी में जाएगा। तब कहाँ जाएगा, बॉडी में, अपर एंड लोअर पार्ट को, और बॉडी में आके कैपिलरी में बदल गया और पूरे टिश्यू में डिफ्यूज हुआ। इसके बाद फिर जो है कैपिलरी आपस में मिलकर के वेन्यूल्स बना लेगी और फिर वेन। तो जब तक इसमें हीमोग्लोबिन वाला है, ऑक्सीजनेटेड है, जब तक इसमें HbO2 है, यह ऑक्सीजनेटेड है, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है, और जब यहां आ गया तो Hb प्लस O2 टूट गया, Hb प्लस O2, अब O2 चला आया, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तब यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और वाटर, मेटाबॉलिक वाटर, और ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, एनर्जी भी निकलेगी। तो एनर्जी तो एटीपी में स्टोर हो गई, जब जरूरत होगी तो यूज होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो टॉक्सिक है, इसको तो नहीं रख सकते। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई, इस कैपिलरी में, कैपिलरी से कहाँ आ गई, वेना केवा में, वेना केवा से कहाँ जाएगी, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगी, राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स में, अब लंग्स में होके CO2 चली आई यहाँ, और यह अब ऑक्सीजन कहाँ चला आया, ऑक्सीजन लंग से चला आया ब्लड में, और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट साइड में, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पंप करके पूरे बॉडी। तो जो यह अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है, देखिए यह जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, यह ब्लड आया हार्ट में, तो हार्ट से सीधे बॉडी में नहीं गया, हार्ट से एक बार गया लंग्स में और प्यूरिफाइड होके फिर राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में आया, वहां से लंग्स में गया, फिर वह लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर हार्ट में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर तब पंप करके बॉडी में गया। माने बॉडी से आने के बाद फिर बॉडी में जाने के लिए कितनी बार पंप हुआ, एक बार राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से पंप होके पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, दोबारा आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके सिस्टमिक आर्टरी से बॉडी में गया। तो यहां से जब गया तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहां से गया तो सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसको क्या कहेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि सिस्टमिक आर्टरी से होकर आ रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इस दोनों को इकट्ठे क्या कहेंगे, डबल ब्लड सर्कुलेशन। अब समझ में आ गया, तो डबल ब्लड सर्कुलेशन यही है, इसको जान लीजिए, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, यह एआर्टरा और आर्टरी की, यह सब क्या है, एआर्टरा है, और पतली पतली यहाँ पे आर्टरी है, और यहाँ पे वेन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ ढो रही, ब्लड को जो हार्ट से दूर ब्लड ले जा रही है वो आर्टरी है, और जो हार्ट में ब्लड ला रही है उसको वेन कहेंगे। देखिए ये भी हार्ट से दूर ब्लड को ले जा रही है तो आर्टरी है, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ हार्ट में ब्लड को ला रही है वेन है, लेकिन इसको पल्मोनरी वेन कहेंगे। तो यह अपवाद है, दो ठो क्या है, अपवाद है। माने जो हार्ट में ब्लड को लाएगी उसको वेन कहेंगे, जो हार्ट से दूर ले जाएगी उसको आर्टरी। तो जरा इसका अंतर देख लेते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज आर थिक वॉल। आर्टरी कैसी होती है बेटा, थिक वॉल। यहाँ देखिए ये आर्टरी है, यह आर्टरी का ल्यूमेन कम होता है, ल्यूमेन कम होता है, ल्यूमेन बस इतना ही है, बाकी इसकी वॉल बहुत मोटी है, ये थिक वॉल है। तो लिख लीजिए, अंतर आएगा, आता है, आर्टरी कंटेन थिक वॉल
एंड ल्यूमेन इज नैरो। तो वाल थिक हो गया कि नहीं हो गया? आर्टरी में थिक वाल है, बना लीजिए, लिख लीजिए, हाथ पे हाथ मत धरे रहिए। थिक वाल है। और ल्यूमेन कैसा है बेटा? ल्यूमेन कैसा है? नैरो। नैरो इसलिए है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा बना रहे, ताकि ब्लड दूर तक, हेड तक और पैर तक पहुंच। एक मोटी पाइप से अगर पानी सप्लाई करेंगे तो फोर्स कम होगा, अब पतली पानी से जाएगा तो फोर्स ज्यादा होगा, ऊंचाई तक चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे आर्टरी कैसी है? आर्टरी की वाल थिक है। और ल्यूमेन कैसा है? जिससे होके ब्लड बह रहा है वो कैसा है? नैरो। इट्स वाल इज इलास्टिक। इलास्टिक है, ताकि ब्लड आए तो फैल जाए, फिर सिकुड़ जाए, ताकि ब्लड जाते रहे। तो आर्टरी, और जनरली आर्टरी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली आर्टरी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट आपके सामने है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी। अब पूछा जाएगा व्हिच वन आर्टरी डू नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो पल्मोनरी आर्टरी। अब तो आर्टरी के बारे में हो गया क्लियर। अब हम वेन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और लिखिएगा कि आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को ब्लड कौन ले जाती है? आर्टरी। इसकी वाल कैसी होती है? थिक। इसका ल्यूमेन कैसा होता है? नैरो। ब्लड प्रेशर इसमें ज्यादा होगा। इसमें कोई वाल्व नहीं होता है, आर्टरी में कोई वाल्व, क्योंकि खुद ही फोर्स से पंप कर रहा है ना, फोर्स से पंप कर रहा है तो ब्लड भागते जाएगा, है ना? समझ आ गया सबको? हैं? आप उधर बैठिए, समझ आ रहा है? इधर ही बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, चलिए अब इसके बाद वेन की बात करते हैं। इसको हटाएं। वेन। अब देखिए यहां पे वेन है। वेन जो है, वेन कंटेन थिन वाल एंड ल्यूमेन इज वाइड। देखिए इसका वाल थिन है। वाल कैसा है? थिन है। यह वेन है, वेन का वाल थिन है, लिखा है ना थिन वाल, यह लिखा है थिन वाल। और ल्यूमेन इसका कैसा है? वाइड है। पहले वाले का आर्टरी का कैसा था आपको मालूम है? बनाया था आर्टरी का, हमने बनाया था यहाँ पे एकदम बिल्कुल, यहाँ पे थिक वाल बनाया था, याद है कि नहीं? थिक वाल बना दिया था। कंपेयर कर लीजिएगा, जो लोग नहीं बनाए हो बना लीजिए। हम 2 बार 3 बार क्यों बनाते हैं? आपके लिए बनाते हैं कि जो लोग छूटे छटके भूले भटके प्राणी हो, कुछ लोग जिद्दी भी हैं कि हम नहीं बनाएंगे चाहे भले एग्जाम में न बने, तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है। अभी जाके देखिएगा कई लोग होंगे ऐसे। थिक वाल और यह जो है ल्यूमेन नैरो। हाँ, कुछ लोग बतियाने में मशगूल हैं। मैंने अभी बोला था कि आप बात नहीं करेंगे, जो कुछ पूछना होगा हमसे बात करेंगे। ल्यूमेन नैरो हो गया, थिक वाल हो गया, इसमें कोई वाल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए वेन में बहुत कम प्रेशर, मसल्स के प्रेशर से, मसल जब हम लोग चलते फिरते मसल करते हो उस प्रेशर से ब्लड आता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यह जो है, इसमें जो ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है, इधर से मान लीजिए ब्लड ऐसे आ रहा है, तो उल्टा नहीं आ जाए इसके लिए यहाँ पे क्या होगा? वाल्व होंगे। यहाँ पे ऐसे वाल्व होंगे, तो ब्लड इधर से इधर तो आ जाएगा, लेकिन उल्टा जाना चाहेगा तो ये वाल्व क्या करेगा? चिपक जाएगा। तो यहाँ पे वाल्व होता है। हार्ट में तो वाल्व होता ही है, लेकिन वेन में भी क्या होता है बेटा? वाल्व। तो वेन कंटेन थिन वाल
wide lumen and in the vein valve are present to check the backflow of blood, or vein transport blood into the heart from different part of body. डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से कहाँ जाती है वेन लेके? हार्ट में, ठीक है ना। तो जनरली ये ट्रांसपोर्ट ब्लड हाँ इनटू दी हार्ट, कहाँ भेजती है? इनटू दी हार्ट फ्रॉम यस डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब यह डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड आएगा तो कैसा आएगा? इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड भेजती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट, यहां भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बुलाती है, पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है। चलिए इतनी सारी बातें हो गई, समझ में आ गया सबको। अब आगे प्लेटलेट्स के बारे में हमने बात कर लिया है डिटेल में कि हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजुरी, है ना। अब इसके बाद लिम्फ क्या है? जो ब्लड हार्ट से पंप होकर के ऐसे आया, टिश्यू में गया, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं, तमाम सारे ब्लड कैपिलरीज ऐसे ब्रांचिंग हो गई, और फिर यहाँ पे वेन्यूल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? वेन्यूल बन गया, और यहाँ से यह आपस में मिल करके यह वेन्यूल बना लिया। तो जो ब्लड यहाँ आ रहा है, प्रेशर में जो ब्लड आ रहा है, इसमें से वाटर WBC, एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, जितने भी मटेरियल हैं, और ऑक्सीजन भी निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। और यहाँ पे जो वाटर आ गया, WBC आ गया, कुछ प्रोटीन भी, तो ये टिश्यू फ्लूइड में आ गया। कहाँ आ गया? टिश्यू फ्लूइड में। ये टिश्यू फ्लूइड बन गया, टिश्यू के अंदर टिश्यू फ्लूइड, जो ब्लड का हिस्सा था टिश्यू में आ गया, तो क्या हो गया? टिश्यू फ्लूइड। अब तो ऐसे ही अगर हमेशा ये ब्लड वेसिल से कैपिलरी से आते रहे तो यहाँ पे ब्लड का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ तो फोर्स से ब्लड सप्लाई हो रहा है, यहाँ तो उतना फोर्स है नहीं कि इसमें चला जाए, तो यहाँ पे एक अलग सिस्टम बनाया जाता है, प्रकृति ने बनाया है, उसको कहते हैं क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है, यहाँ से इनको ड्रेन करके, यहाँ से क्या करके? ड्रेन करके, इस टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करके, अब जब लिम्फेटिक वेसिल में ले लेगा, किसमें? लिम्फेटिक वेसल में ले लेगा, तो इसको लिम्फ कहेंगे। वही टिश्यू फ्लूइड, वही जब ब्लड में था तो ब्लड का हिस्सा है, जब टिश्यू में आ गया तो टिश्यू फ्लूइड हो गया, और लिम्फेटिक वेसिल में आ गया तो क्या हो गया? लिम्फ हो गया। और यहाँ पे जगह जगह लिम्फ नोड होती हैं, तो लिम्फ नोड में वही WBC होते हैं। अगर इसमें कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, तो ये क्या करता है? उसको जो है या रेटिकुलोसाइट से उसको डाइजेस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और लिम्फ को छानने के बाद, छनाई करने के बाद लिम्फ को फिर क्या करेंगे? इसी ब्लड वेसिल्स में, वेना केवा में, ब्लड वेसिल्स में क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसी में इसको छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं कि फिर वो ब्लड का हिस्सा हो जाए। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करता है, और यहाँ पे WBC यहाँ पे इकट्ठा करके नोड्स में, लिम्फ नोड में पैथोजन को खत्म करने का काम करता है, रोगों से बचाता है। तो यह बैटल ग्राउंड बनाता है। जैसे प्लासी का युद्ध, तमाम युद्ध किसी फील्ड में हुए थे ना, वैसे ही बैक्टीरिया से कहाँ लगेगा वो WBC, तो ये कलेक्ट करके लाते हैं, और जब छनाई होती है, इसमें पैथोजन है तो इसमें WBC उनसे फाइट करता है। देखते कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आर्म पिट में स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए, इन्फेक्शन हो गया तो WBC बहुत ज़्यादा यहाँ आ जाएंगे,
और वहाँ उनको ख़त्म करेंगे। जैसे कहीं पे लड़ाई छिड़ गई तो आर्मी वहाँ ज़्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी? तो यहाँ पे जब पैथोजन ज़्यादा हो गए तो वहाँ WBC ज़्यादा इकट्ठा हो गए, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है। तब डॉक्टर समझ जाता है कि इन्फेक्शन इनको हुआ है, तो कहता है इसकी सेकाई करिए, फिर दवाई देता है, एंटीबायोटिक्स देता है, और जैसे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है फिर लिम्फ नोड नॉर्मल हो जाता है, फिर स्वेलिंग अपने आप डिसअपीयर हो जाती है। तो यह रहा इनके बारे में। घंटी लग गई है और मैं छोड़ रहा हूँ अभी बस 1 मिनट। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक यंत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमाइनोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ट, यहाँ पे हार्ट, फिश में कितने चेम्बर हार्ट है? फिश में 2 चेम्बर, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। लेकिन एम्फीबियंस में, फ्रॉग में कितना है? 3, क्योंकि एट्रियम जो है यहाँ पे सेपरेट हो गया, राइट और लेफ्ट, और वेंट्रिकल एक ही है। लेकिन बर्ड में और मैमल में कितना है? 4 चेम्बर। यहाँ पे एट्रियम भी डिवाइड हो गया राइट और लेफ्ट में, और वेंट्रिकल भी डिवाइड हो गया राइट और लेफ्ट में, तो 4 चेम्बर हो गया। तो 2 एट्रियम राइट, एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे 1 एट्रियम और वेंट्रिकल, यहाँ पे 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे सेप्टा बने हुए हैं, तो चेम्बर एकदम अलग, मतलब सेपरेट हो गया। कौन? डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड। इधर में ऑक्सीनेटेड ब्लड है, इधर में क्या है? ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ में क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो शरीर के ऊपरी हिस्से से और शरीर के ऊपरी हिस्से से और निचले हिस्से से ब्लड जो है वेना के बाद द्वारा, ऊपरी हिस्से से हेड सुपीरियर वेना के बाद द्वारा, निचले हिस्से से इंफीरियर वेना के बाद द्वारा ब्लड आया राइट एट्रियम में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ट्राइकस्पिड बाल से होकर ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो सेमिल्यूनर बाल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया? लंग्स में, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ब्लड कहाँ आ गया? पल्मोनरी वेन में, लंग से आ गया कहाँ? पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी से लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड पास होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर पंप करके सिस्टमिक आर्टरी से अपर पार्ट ऑफ बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को आ गया। तो आप देखिए यहाँ से ब्लड कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर डीऑक्सीनेटेड पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में गया, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन से होकर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पंप करके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, दूसरी बार सिस्टमिक सर्कुलेशन हुआ, तो इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वॉल ऑफ द एट्रियम इज थिनर देन वेंट्रिकल? तो एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे ब्लड दे रहा है, तो पानी अगर नीचे गिराना है तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा ताकत नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर छत पे ले जाना है तो ज्यादा ताकत चाहिए। तो यहाँ पे एट्रियम, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट देन ब्लड विल कम इनटू राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट ब्लड विल कम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए वॉल ऑफ द एट्रियम आर थिनर, बट द वेंट्रिकल की वॉल थिक क्यों है? बिकॉज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू पल्मोनरी एंड टू लंग्स, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पंप ब्लड इन सिचुएटेड टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो वेंट्रिकल का वॉल थिक है, लेकिन इसमें भी पूछेगा कि व्हाई वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल? तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप ब्लड इनटू सिस्टमिक आर्टरी टू ट्रांसपोर्ट अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर चाहिए। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी टू ट्रांसपोर्ट इन लंग्स, लंग्स इज प्रेजेंट नियर बाय द हार्ट। तो यहाँ पे प्रेशर कम चाहिए, लेकिन यहाँ पे फोर्स ज्यादा चाहिए। ठीक है, अभी खत्म हुआ ये सब सारी बातें। और इसके बाद यहाँ पे आपके बुक का हार्ट है, देख लीजिए जल्दी से, 1 मिनट लगेगा। यह क्या है? यह क्या है? राइट एट्रियम। यह क्या है? राइट वेंट्रिकल। और यह क्या है? लेफ्ट एट्रियम। यह क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड आया, कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में। जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो ट्राइकस्पिड बाल्ब से होके कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो पल्मोनरी आर्टरी से होके कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। काहे के लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए चला गया, यहाँ आ गया, और प्यूरिफाई होकर के अब ये ब्लड कहाँ आ गया? कहाँ? पल्मोनरी वेन में। यहाँ से होके कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में आया, और फिर बाइकस्पिड बाल्ब से होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और फिर पंप करके सिस्टमिक आर्टरी से अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ
बॉडी को चला गया। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे जो है वही चीज है, देखिए डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजन, कैसा ब्लड है ये, कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आया राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पंप करके पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स में प्यूरिफाई होके, फिर यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन से होके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पे चला गया डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, और ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड दो बार पंप हो रहा है। The deoxygenated blood comes into right atrium, right ventricle pump through pulmonary artery to lungs. This is called a pulmonary circulation, and through pulmonary vein from lungs comes to left atrium, left ventricle, and contraction passes through systemic aorta. This is called a systemic circulation, and both is called as double blood circulation. और यहाँ से ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब चला आएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद थैंक यू वेरी मच। आगे हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।